प्रकार की भावनाएं होती है। एक तो मुझे तुरंत लाभ मिल जाए, और एक ऐसा हो कि मुझे दर्द कभी हो ही नहीं। दोनों प्रकार से आजकल इलाज चलता है। चिकित्साएं सभी तरह की उपलब्ध है आपको। तो अब ये अपनी सोच पर निर्भर है कि हम वास्तव में ही दर्द मुक्त होना चाहते हैं, या हमारा काम भी चलता रहे और हम गोलियां खाते रहें और दर्द का पता न चले। तो एलोपैथी में त्वरित इलाज, गोलियां दे देते हैं, लेकिन वो दर्द जाता नहीं है, फीलिंग बंद कर देते हैं। तो वो भी चलता है आजकल। लेकिन उसके बाद आदमी फिर परेशान होता है और वो ढूंढता है कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो हमारे पूर्वज ऋषियों ने एक पद्धति उपचार की हमारे यहाँ जो बताई है, उसमें आयुर्वेद का स्थान प्रथम है। योग स्वस्थ रहना सिखाता है, ताकि कभी कोई बीमार पड़े ही ना। और यदि बीमार हो गया तो आयुर्वेद उसको संभाल लेता है। जो आपकी गलतियां हुई है उनको सुधारना। गलतियां हमारी दो तीन प्रकार से होती है। हमारी दैनिक चर्या क्या है, जीवनचर्या हमारी क्या है, क्या हम प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति के अनुसार हमारा सोना, जागना, काम करना, उठना, बैठना, ये सभी प्रकार से दिनचर्या जो हमारी होती है, उसमें कहीं ना कहीं दोष होता है, हमारी गलतियां होती है, और गलती का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है दर्द के रूप में, बीमारियों के रूप में। तो भोजन के प्रति, अपने दैनिक व्यवहार के प्रति हमको बड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। इसके लिए समय समय पर हमारे इस कार्यक्रम में प्रबोधन होते हैं, और उसमें योग आपका बहुत सहारा है। योग आप दैनिक करते हैं। योग से क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है और लचीली होती है। लचीली मांसपेशियां और मजबूत मांसपेशियां हमारे अस्थि संस्थान को जकड़ के रखती है। रीढ़ हमारी पीठ में जो होती है, उसमें कई प्रकार के अवरोध आ जाते हैं। वो रीढ़ हमारी 33 टुकड़ों में बटी हुई है। प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी होती है। इसके कारण वो रीढ़ हमारी लचकदार हो जाती है। दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी प्रकार से उसको हम नमा सकते हैं। लचीली रीढ़, मांसपेशियां लचीली और मजबूत, ये हमारा योग का, प्रत्येक योगासन का लक्ष्य होता है। व्यायाम और योग में यही अंतर होता है। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करता है, लेकिन योगासन हमारे रीढ़ को ठीक करते हैं, प्रत्येक जोड़ को ठीक करते हैं, अस्थि संस्थान के प्रत्येक जोड़ पे ध्यान देते हैं। जोड़ के आसपास मांसपेशियां होती है जो उस जोड़ को सुरक्षित रखती है। यदि मांसपेशियां कड़क हो जाए, कमजोर हो जाए, तो जिन हड्डियों को, जिन अस्थि के टुकड़ों को, जिन जोड़ों को वो संभालती है, वो पूरी तरह से संभाल नहीं पाती, और वहाँ से हड्डी कहीं खिसक जाती है, कहीं गैप हो जाता है, कहीं गद्दी फट जाती है। तो मूल रूप से क्या है कि हड्डियों को संभालने वाली जो मांसपेशी संस्थान है, जोड़ के आसपास लिगामेंट हैं, तो इनको सबको पुष्ट बनाने के लिए, हमारे जोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी रीढ़ को मजबूत रखने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए योगासन का आविष्कार हुआ।
आप अभी योग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है ये, तो आप तो स्वस्थ हैं ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरी गड़बड़ी और हो जाती है, और वो होता है हमारा आहार। आहार जब मनुष्य करता है तो उसमें मुख्य रूप से दो बातें होती हैं। एक तो हम स्वास्थ्य के लिए आहार करते हैं, और दूसरा हम स्वाद के लिए आहार करते हैं। अब यहाँ पर आगे कौन निकल जाता है, यहीं पर गड़बड़ी होती है। हम स्वाद के वशीभूत होकर के आहार का चुनाव नहीं करते जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक होता है। जो भी हमारे सामने आया, जो अच्छा लगा, हम उसको अपनी क्षमता से अधिक, जो आपकी पाचन क्षमता है, उसका भी हमको अनुमान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, जब स्वाद सामने आता है तो वहाँ पर हमसे अति हो जाती है, हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। और आप जानते हैं कि प्रकृति कभी किसी को माफ़ नहीं करती। मिर्ची खाओगे तो आपकी उससे दोस्ती नहीं हो सकती, मिर्ची आपको दंड देगी। शक्कर आप खाओगे तो शक्कर भी अपना प्रभाव दिखाएगी, जो उसके हानि लाभ हैं उससे आप बच नहीं सकते। तो ये आज का जो विषय है हमारा, कमर दर्द, पीठ दर्द, ये इनमें मुख्य बातें यही होती है। तो मांसपेशियों का लचीला होना आवश्यक है। ये एक जैसी पोजीशन में जब हम बैठते हैं, लगातार काम आपका यदि ऐसा ही है, ड्राइवर है उसको बैठना ही है, कुर्सी पर काम करने वाले लगातार एक जैसी स्थिति में बैठते हैं, और भी विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो उनको भी लगातार बैठना पड़ता है। आजकल तो कंप्यूटर चल गया है तो लगातार बैठना ही पड़ता है। तो अब इसका उपाय क्या है कि अब योग में अपने उन अंगों को, जो आपके अंग कड़क हो रहे हैं, पेट की मांसपेशियां कड़क हो रही हैं, उनका लचीलापन लाने के लिए योगासन का निर्माण किया गया है, उनका आविष्कार किया गया है। और एक क्रिया और होती है शिथिलन। हम शिथिलन करना नहीं सीखे। जब भी हम कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादा ताकत लगाते हैं। ताकत का काम नहीं है, अंगों को केवल गति देना है। व्यर्थ में इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए कि हमारी शक्ति ज़्यादा खर्च हो और हमारे जो कोमल अंग हैं, नाजुक अंग हैं, उन पर हम ज़्यादा भार डालें। योगासन में भी हमको बड़े आराम के साथ योग करना चाहिए। तनाव और दबाव का प्रयोग न करते हुए केवल उन अंगों का गतिशील होना, ताकि उनमें फंसा हुआ कचरा निकल जाए और उनमें नए रक्त का संचार हो जाए। इसके लिए योगासन। और इधर आयुर्वेद क्या सोचता है कि आपका आहार कैसा है। आयुर्वेद का मुख्य काम ही यही है कि आपके आहार को संभालता है। अब जो पेट दर्द और साइटिका, कमर दर्द, सर्वाइकल, ये जितने भी दर्द हैं, इन सब दर्दों के पीछे एक कारण है मंदाग्नि। आपकी पाचक अग्नि यदि कमजोर है तो आपको निश्चित रूप से रोग होंगे, क्योंकि आपके द्वारा खाया गया अन्न यदि वो ठीक से पचा नहीं है, अधूरा पचा है, तो जो अधूरा पचा हुआ भाग आपका, उसको आम बोलते हैं। आम यानी कच्चा भोजन, पका नहीं। और वो जाकर शरीर में अनेक स्थानों पर जाकर के जम जाता है, अपनी जगह बना लेता है, क्योंकि उसका रक्त तो बना नहीं। रक्त बन जाता तो वो बचता ही नहीं। अब वो तो रक्त में भी नहीं जा सकता, वो आपके अंगों में, कहीं जोड़ों में, रीढ़ में, जगह जगह पर वो जम जाता है। इधर शरीर में जब वात कुपित होता है, वायु, क्योंकि बिना वायु के कभी दर्द होता ही नहीं। भले आम आपका जगह जगह जम जाएगा, शरीर कड़क हो जाएगा, जोड़ कड़क हो जाएंगे, लेकिन दर्द, दर्द के लिए वायु जिम्मेदार है। आयुर्वेद तो कहता है कि वातेन बिना न शूलम, वायु के बिना कभी दर्द होता ही नहीं।
क्योंकि आम जो है पड़ा हुआ शरीर में वो पड़ा ही रहेगा। वायु ही प्रत्येक चीज को अपने स्थान से इधर उधर ले जाती है और जगह जगह जोड़ों में ले जाकर और अपना रोगों का कारण बनती है। तो मंदाग्नि, अब मंदाग्नि जैसे ही आपको समझ में आ गया कि एक कारण होता है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अब मंदाग्नि का हम क्या करें। पाचक अग्नि कैसे बढ़ती है ये आयुर्वेद भी बताएगा, तो योग भी बताएगा। योग में हम क्या चुने, जब हम योग करते हैं तो हमारा लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि अपनी पाचक अग्नि को हम कैसे बढ़ाएं। तो पाचक अग्नि के लिए आपको अग्निसार क्रिया, पेट के, जब आप कपालभाति करते हैं तो पेट के तमाम मांसपेशियों का, लीवर का, गुर्दे का, हाथों का, तमाम इनका व्यायाम तो होता है, लेकिन केवल व्यायाम होने से अग्नि नहीं बढ़ती। जब आप अपने डायफ्राम को आगे पीछे ले जाएंगे तो उससे अग्नि बढ़ती है। उससे लीवर अपना काम ठीक से करता है और पित्त छोड़ता है। यह पित्त ही आपकी पाचक अग्नि है। पित्त भोजन को पचा देता है, सड़ने नहीं देता, गैस पैदा नहीं होने देता। तो जब वायु पैदा नहीं होगी तो आपको कोई दर्द भी नहीं होंगे। तो योग में भी आपका पर्याप्त इस प्रकार से उपचार दिया गया है। दूसरा कारण जो होता है सूजन, शरीर में जगह जगह पर इन्फ्लामेशन होता है। ये सूजन भी हमारे अधपचे भोजन के कारण ही होता है। तो भोजन को पचाने के लिए योग में और आपको कुछ औषधियाँ भी है। औषधियों का मैं अगर वर्णन करता हूँ तो आयुर्वेद में आपको पहले आता है पंचकर्म। पंचकर्म में पहले कोष्ठ शुद्धि होती है। आपका विरेचन, आंतों में जमा हुआ मल, आंतों में जमा हुआ मल कैसे बाहर निकले, इसके लिए बस्ती क्रिया होती है। वो बस्ती क्रिया इतना अच्छा उपचार है कि वायु का एकदम शमन हो जाता है। वायु का उत्पत्ति स्थान ही हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत का अंतिम भाग, जो वहाँ पर वायु उत्पन्न होती है, वो वायु आपके कमर में, फूलों में, पैर में, रीढ़ में सभी दूर जाती है और वो विकृत होकर के शरीर में दर्द का कारण बनती है। तो आयुर्वेद में जो पंचकर्म में आपको बस्ती क्रिया है, फिर स्वेदन, स्नेहन, स्नेहन के स्नेहन मतलब वातनाशक तेल। वातनाशक तेल आपको पिलाया भी जाता है, अरंडी का तेल, और इसके वातनाशक तेल की स्थानीय तौर पे जहाँ पर आपको दर्द है वहाँ पर मालिश, वातनाशक तेल की मालिश। इसके बाद में आपका होता है पसीना निकालने का, स्वेदन का कार्यक्रम। नसों में कहीं वायु है, कचरा है, जमा हुआ है, तो स्वेदन क्रिया के द्वारा सब नाड़ियाँ आपकी हल्की हो जाती है। मांसपेशियों में से स्वेदन के द्वारा सारा कचरा निकल जाता है। स्नेहन, स्वेदन, फिर वमन, जो पेट में इकट्ठा हुआ आपका पित्त पड़ा है, कफ है विकृत हुआ हुआ, वो सारा वमन करके निकाल दिया जाता है। ये क्रिया हम योग में भी करते हैं। हम कुंजर क्रिया करते हैं, एनिमा लगा करके हम हमारा कोष्ठ शुद्धि भी करते हैं। हमारे योग में वो सारे उपचार हैं। नेचुरोपैथी इसका पूरा पंचकर्म का ही रूप है। उसमें भी पेट की सिकाई करके और एनिमा लगा करके कोष्ठ शुद्धि की जाती है, भाप दी जाती है, उसमें स्नेहन भी किया जाता है, उसमें स्वेदन भी किया जाता है। और एक बात, अब उसके बाद में हमारे पास साधन आता है लंघन।
उपवास के द्वारा आपकी अग्नि बढ़ती है, पाचक अग्नि। ये यौगिक क्रिया हमने आसन में तो देखा कि हम अग्निसार क्रिया करते हैं, लेकिन लंघन यदि आपने किया तो लंघन से आपकी पाचक अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तो ये योग में भी षटकर्म होते हैं, ऐसे ही पंचकर्म आयुर्वेद में होते हैं। तो षटकर्म है, पंचकर्म है, इनके द्वारा आप अग्नि को बढ़ा सकते हैं। जिसकी अग्नि, पाचक अग्नि सही हो गई, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। दूसरा ध्यान आप देंगे आहार पर। अब हमें कौन से आहार चुनाव करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के लिए आहार क्या है। स्वास्थ्य के लिए, और अधिकतर होता है स्वाद के लिए। अब बहुत सारी वस्तुएं हैं भोजन में, हम देखते हैं भोजन में श्री राम शर्मा के द्वारा एक वाक्य मुझे याद आता है, उनके कहा हुआ, एको अन्नम। उनका ये कहना है कि एक ही अन्न होना एक बार में। खैर, हम आज के युग में ये देखें कि एको अन्न हमारे लिए जरा कठिन पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान ये रखें कि हमारी थाली में 2 या 3 आइटम से ज़्यादा ना हो। लेकिन आजकल होता क्या है, हम रोज़ रोज़ देखते हैं, जहाँ भी हमको भोजन कहीं जाने का काम पड़ता है या हम हमारे घरों में होते तो थाली पूरी भर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के उसमें पदार्थ हम एक साथ खाते हैं। अब उनमें विरुद्ध आहार भी होता है। किसी आहार का लक्ष्य अलग होता है, दूसरे आहार का अलग लक्ष्य होता है, और हम सारा मिला करके भोजन को स्वाद के लिए हम सोचते हैं कि इसमें भी स्वाद है, ये भी ले लो, इसमें स्वाद है, ये भी ले लो। विभिन्न प्रकार के जब आहार इकट्ठे होते हैं तो माइंड को ये समझ में आता नहीं है कि मैं कौन से आहार को पहले पचाऊं और कौन से आहार के लिए। तो आपके पास भी जब ज़्यादा काम होता है, यदि आप ऑफिस में काम करते होंगे, तो बहुत सारी फाइलें थी टेबल पे एक साथ पटक दी जाए, तो आपको ये समझ में बहुत देर लगेगी कि मैं पहले क्या करूं। तो माइंड भी जब आप भोजन करते हैं तो वो सोच लेता है, जैसे ही स्वाद मुंह में आता है माइंड को सूचना हो जाती है, और वो अपने तरीके से उसको पचाने के लिए सारे केमिकल हार्मोन की व्यवस्था करता है। अब यदि आप एक ही भोजन करेंगे तो बताइए अब मस्तिष्क को कितनी सुविधा होगी, लीवर को कितनी सुविधा होगी। कम से कम शक्ति में वो आपका पूरा भोजन को अच्छी प्रकार पचा देगा। आप दूसरे समय में दूसरे प्रकार के भोजन का स्वाद लीजिए, तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा उसको पचाने में। तो गड़बड़ी हमारे रोगों की शुरू होती है हमारे भोजन से। भोजन में यदि हमने ध्यान रख लिया कि हम कम से कम आहार लें और विरुद्ध आहार न लें, इतना ज्ञान भी हमको थोड़ा होना चाहिए कि हम 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 प्रकार के षटरस भोजन। तो क्या 6 प्रकार के रस के वाले भोजन हम इकट्ठे स्वाद ले सकते हैं? कड़वे के साथ मीठा, खट्टे के साथ मीठा, नमकीन के साथ मीठा, ये कैसे ले सकते हैं? आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने क्या खाया था अभी। जब हम भोजन करते हैं और वो भोजन पेट में जाता है, पाचन क्रिया शुरू होती है, तो उसमें कई प्रकार के भाव आते हैं, हमारे चेहरे पर भी वो भाव आते हैं। आपने यदि मीठा किया है, मनपसंद भोजन किया है, तो चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता रहेगी। यदि आपको पसंद नहीं था वो भोजन भी आपने कर लिया और मीठे के साथ आपने कड़वा, खट्टा, चरपरा खा लिया, तो बहुत देर तक आपके मन पे उदासी रहेगी। आप किसी का भी चेहरा देख सकते हैं, अपना स्वयं का भी देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया भोजन जब पेट में जाता है तो उसके प्रभाव मस्तिष्क के साथ जब हार्मोन निकलते हैं तो हमारे चेहरे पर उसके लक्षण दिखेंगे। कहीं से आप भोजन अच्छा करके आए हैं तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे बार बार। लेकिन जब वहीं जाकर आपने बहुत सारे भोजन कर लिए तो आप कहीं क्या खाया, बोले पता नहीं क्या क्या खाया, मेरे को तो सब कुछ खा लिया। आपको ही पता नहीं, यानी दिमाग को पता नहीं। अब दिमाग को पता नहीं है तो व्यवस्था कैसे करेगा पाचन क्रिया की? क्योंकि पचाना तो दिमाग को ही है। वो दिमाग लीवर से कहेगा अब क्या क्या छोड़ूं। तो ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति जो है, ये आपको सुधारना है। भोजन को आप जो जो भोजन आपको पसंद है करें,
लेकिन एक साथ नहीं करें। समय समय क्या हो हमारा भोजन करने का समय, क्योंकि पाचन क्रिया का संबंध सूर्य से है। हमारे पेट की पाचक अग्नि वो डिपेंड है सूर्य के ऊपर। आप देखते हैं बरसात के दिनों में जब सूर्य कम निकलता है तो ऐसी व्यवस्था हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, पूज्य हमारे पूर्वजों ने ये करी है कि त्योहार मनाए हैं और उस त्योहारों पे आपको कहा कि आज आपको उपवास रखना है। ये व्यवस्था क्यों की होगी? बरसात में ज़्यादा क्यों आते हैं ये? क्योंकि वो जानते थे कि बरसात में बादलों के कारण सूर्य पूरी तरह से आपकी पाचक अग्नि को सहायता नहीं दे पाएगा। तो आपको लंघन करने का वो विधान बताया है। हल्के आहार करने का, बरसात में इतनी साग सब्जियां फल आते हैं, कच्चे उनको खाएं तो उनसे भी आपका पाचन की रस ठीक होगी। तो आहार का चुनाव पहली बात हो गई। यदि स्वस्थ रहना है, दूसरी चीज हमारा श्रम। आहार के बाद हम नंबर आते हैं हमारा श्रम। श्रम और विश्राम ये दोनों ही आवश्यक हैं। लगातार विश्राम करते जाएंगे आप तो भी पाचक अग्नि मंद हो जाएगी, और लगातार श्रम करते जाएंगे आप तो आपकी मांसपेशियां बुरी तरह से थक जाएगी। अति किसी काम में भी ना हो। तो श्रम और विश्राम, हम जब योग करते हैं तो आपने उसमें क्या देखा? हम एक आसन लगाते हैं तो उसको फुर्ती से नहीं लगाते, उसको बड़े धीरे 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 लगाते हैं। कुछ देर रुकते हैं, वहाँ भी आपका विश्राम हो गया, और पुनः हम अपनी वापस स्थिति में आते हैं, फिर दोबारा करते हैं। तो श्रम विश्राम के साथ योगासन चलता है, और अंत में फिर और शवासन किया जाता है, आखिरी में किया जाता है। योग निद्रा करवाई जाती है। योग निद्रा भी क्या है? शिथिलन है। श्रम जितना आप करेंगे और जितना वो आपको लाभ देगा, उससे ज्यादा लाभ आपको शिथिलन देगा, विश्राम। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चिकित्सालयों में मरीज जब एकदम तड़पता हुआ, घबराया हुआ जाता है तो डॉक्टर साहब से पहले उसको नींद की दवा देता है। बाटल चढ़ा करके उसमें ऐसी दवा डालता है कि वो गहरी शांति और विश्राम में चला जाता है। उसको दवाई का काम फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन फायदा हुआ है उसके विश्राम का। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो स्वस्थ होकर के बातें करने लगता है। तो ये क्रिया हम योग में भी करते हैं। कैसा भी दर्द हो आपका, जो दर्द हमने बताया, साइटिका का दर्द हो, पीठ दर्द हो, ये नाड़ियों के क्षुभित होने से होते हैं। हमारे मस्तिष्क से चलने वाली नाड़ियां पूरे शरीर के कार्यक्रम को अंजाम देती। बिना नाड़ियों के कोई कार्य हो नहीं सकता। यदि नाड़ी थकी हुई है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, ना तो मानसिक काम कर सकते हैं और ना आप शारीरिक काम कर सकते हैं। शिथिलन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजन से इतनी शक्ति प्राप्त नहीं होती जितनी विश्राम से होती है। यदि आप थके हुए हैं, कहीं से आए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और यदि आप घर में बैठ गए तो क्या आप आते से भोजन के द्वारा शक्ति लेंगे या विश्राम के द्वारा शक्ति लेंगे? आप खुद पता कर लें इस बात का कि आपको शक्ति किस चीज से मिलेगी। तो विश्राम, हम रात भर जब सोते हैं, भगवान ने दिन रात बनाए इसीलिए हैं कि मनुष्य दिन में तो काम करेगा, एक्टिव रहेगा, और रात उसको इसीलिए बनाई है कि वो पूरी रात गहरी शांति से विश्राम करेगा, ताकि अगले दिन वो पुनः शक्तिमान होकर के दिन भर कार्यक्रम करे। अब रात में जब हम सोते हैं तब उसका भी एक नियम है। जो लोग खाली पेट सोते हैं वो बड़े आराम में सोते हैं, और यदि रात को 9 बजे 10 बजे आपने भोजन किया और उसके बाद आप सोएंगे तो क्या शरीर विश्राम करेगा? लीवर विश्राम करेगा? आंतें विश्राम करेगी? क्या मस्तिष्क विश्राम करेगा? उनको तो आपने काम दे दिया। वो रात भर काम करेंगे, सवेरे वो भी थके हुए उठेंगे, आपको आलस आएगा क्योंकि मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिला।
आंतों को, लीवर को, पेट को, किसी को आपने इनको काम दे दिया आपने। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि भोजन आप दिन में करें, शाम का भोजन यदि आप करते हैं, क्योंकि मैं तो करता ही नहीं हूँ, तो आप वो भोजन भी 4 बजे 5 बजे तक कर लें, क्योंकि 2-3 घंटे 4 घंटे में भोजन आपका पच जाएगा। और ये 8 बजे 9 बजे आप सोते हैं तो फिर आपका पेट बिल्कुल फ्री रहेगा, और हमारे मस्तिष्क से निकलने वाला मेलाटोनिन हार्मोन आपको पूरी तरह से विश्राम में देकर, और आपके शरीर में जितना कचरा कूटा दिन भर में जमा हुआ है उसको सबको वो बाहर निकाल देगा। अब यदि उसको रात में आपने पाचन क्रिया के लिए मजबूर किया तो वो सफाई का काम नहीं कर सकता, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। तो ये मेन चीज़ें हैं आपको बीमारी से बचाने के लिए, चाहे वो दर्द वाली बीमारी हो, चाहे वो आपको बुखार वाली बीमारी हो, चाहे वो कोई गंभीर रोग हो, आपका हृदय से संबंधित हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, रोग ये सब एक ही जाति के हैं। इनको पर्याप्त विश्राम मिलेगा शरीर को तो शरीर डिटॉक्स आपका अपने आप हो जाएगा, और 4-5 बजे आपको उठा देगा कि आप शौच के लिए जाएं, आप बाथरूम जाएं, ताकि जो रात में जो कचरा उन्होंने इकट्ठा करके आपके अंतिम स्टोर तक पहुंचा दिया है उसके लिए आप बाहर जाएं। लेकिन यदि आपने विश्राम नहीं दिया उनको और रात को भोजन भी कर लिया तो सवेरे आपको फ्रेश होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात को उसको फुर्सत ही नहीं मिली डिटॉक्स करने की, मल बना ही नहीं, पचा ही रह गया, पचाने पाचन क्रिया रात भर चलती रही। तो गलतियां हम करते हैं, गलतियों के परिणाम भी हम ही भुगतते हैं, और फिर उसके उपाय खोजते फिरते हैं। कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाना, आपको अपने मन को समझाना है, दूसरा कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, ये मन ही आपकी सहायता करेगा। तो कुछ ज्यादा ही मैंने आपको उपदेश दे दिया ऐसा लगता है मुझे। तो आप और कुछ अपने क्वेश्चन करेंगे तो इस पर और बात करेंगे। तो दर्द जो मेरा मतलब था कहने का कि मांसपेशियों को आप एक्सरसाइज दीजिए, रीढ़ के आसपास वाली मांसपेशी पेट की जितनी है उसके लिए मैं खास खास आसन बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। उष्ट्रासन, धनुरासन, शशांक आसन, भुजंगासन, और उल्टी नौका। पेट के जितने आसन आगे की मांसपेशियों के लिए हैं उनमें आप मरकट आसन जितनी प्रकार के आप करते हैं उनको पवन मुक्तासन बोलते हैं, सभी को मिला करके कैटेगरी वाइज। तो ये आसन कर लीजिए, उससे सारी मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां भी सख्त होना चाहिए। ढीला पेट जो होता है वो भी दर्द का कारण बनता है। ढीले पेट से आपका स्ट्रक्चर, ऐसा चाल बदलती है, बैठने का तरीका बदलता है। इसलिए आगे पेट के मांसपेशियों को भी आपको मजबूत रखना है, उसके लिए नौकासन है, मरकट आसन है, आगे झुकने वाले जितने आसन हैं, लीवर पे दबाव पड़ेगा, पश्चिमोत्तान है, जानुशिरासन है। इसी प्रकार से चुनाव करिए कि पेट केवल हमने कितने किए हैं, फिर पीठ वाले कितने हमने किए हैं। पीठ वाले के लिए आपका रीढ़ का लचीलापन बढ़ेगा, जॉइंट, कमर का, गर्दन का उष्ट्रासन में बहुत अच्छा होता है, धनुरासन में अच्छा होता है, चक्रासन में अच्छा होता है। ये दाएं बाएं झुकने वाले आसन भी आपको करनी है, क्योंकि रीढ़ को, कमर के आसपास जो मांसपेशियां हैं वो दाएं झुकने से और बाएं झुकने से मजबूत होती है। पीछे झुकने से रीढ़ सीधी होती है, वो लचीली बनती है। लेकिन कमर के आसपास जो रीढ़ को संभालने वाली मांसपेशियां हमारी निचली कमर में, लोअर लोअर बैक में होता है ना पेन आपको, L4 L5, तो ये जो मांसपेशियां हमारी है इसके लिए आपको तिर्यक त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, कोणासन, जो पार्श्व कोणासन, इस साइड में झुकने वाले जितने हैं, साइड में झुकने वाले आपकी कमर के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत रखेंगे, और मजबूत मांसपेशियां आपकी रीढ़ को सुरक्षित रखेगी। जब मांसपेशियां ढीली होती है तभी डिस्क फिसलती है।
यदि बंधन अच्छे हैं आसपास तो डिस्को को कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आहार, योगासन, दूसरा मैंने बताया श्रम और विश्राम, 4 चीजें। श्रम, विश्राम, आहार। आहार के साथ में उपवास भी जोड़ लीजिए आप, क्योंकि वो भी आहार का ही अंग है। आप जितना आहार करते हैं तो मशीन को रेस्ट देने के लिए आपको उपवास भी जरूरी हो जाते हैं। मशीन को रेस्ट तो देना पड़ेगा। जिस मशीन को हम रेस्ट नहीं देंगे लगातार तो आयु अपने आप कम हो जाएगी, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। आप देखते हैं कि एक दिन आपने उपवास अच्छा कर लिया तो आपको दूसरे दिन भूख खुल जाती है, यानी पाचक अग्नि आपकी सुधर जाती है। तब उस समय भी आपको अपने मन में संयम रखना पड़ेगा कि कल उपवास रहे थे तो आज पूर्ति कर लें। उसका ध्यान रखो आप कि पूर्ति करने के लिए नहीं कर रहे हैं आप। उसको विश्राम के बाद धीमी चाल से थोड़ा थोड़ा करके आहार बढ़ाएं, एकदम नहीं बढ़ाएं। पूर्ति नहीं करें कि एक दिन आपने 2 दिन उपवास कर लिया है तो पूरा एक ही बार में खा जाएं। तो चूंकि आप तो योग करने वाले हैं, मैं तो इतना समझ सकता हूँ कि सब बुद्धिमान हैं, तो लंघन आहार का ही एक अंग है। श्रम, श्रम आजकल लोग श्रम इतना ज़्यादा करते हैं, जिम में जाते हैं। ये भी बात याद रखिए आप, योगासन में हम बहुत सुखी रहते हैं, लेकिन जिम वाले अपने मसल्स का प्रदर्शन करते हैं तो लोग और ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। आज तो महिलाएं भी जिम में जाती है, मैंने ये देखा। उनको कौन सा पहलवान बनना है? बदन लचीला फुर्तीला होना चाहिए। पहलवान का बदन फुर्तीला नहीं होता, स्फूर्ति तो होते ही नहीं उसमें। उसको आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है, शरीर बहुत टूटता है उसका और बुरी तरह से थक जाता है। एक थका हुआ आदमी को यदि कह दो कि तुम दिन भर आज काम करना, ये आपको काम करना, तो नहीं कर पाएगा वो। योग से आप जाते हैं, आखिरी में आप शवासन करें, योग निद्रा करें और फिर देखें आप दिन भर काम करने के योग्य हो जाते हैं, थकते ही नहीं। व्यायाम करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी थकता है, क्योंकि उसने अति करके सारी शक्ति तो बाहर निकाल दी। तो योगासन में शक्ति का व्यय नहीं होता, सेविंग होता है। जितना आप योगासन में श्रम और विश्राम का बैलेंस करके चलेंगे तो आप कभी नहीं थक सकते, बल्कि आप स्फूर्तवान होकर के और पूरी क्षमता के साथ 2-2, 3-3 व्यक्तियों के बराबरी से काम कर पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। तो श्रम विश्राम का जोड़ा, भोजन में लंघन और आहार का जोड़ा, और फिर हम आपकी दिनचर्या में एक चीज़ और, हम अपने जीवन का तो पूरा ध्यान रखते हैं, जिसमें हमने शरीर का ध्यान रख लिया और हमारे आसपास कपड़े, व्यवहार वगैरह, मकान वगैरह का ध्यान रख लिया, परंतु ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? एक वो भी पहलू आपके जीवन का है। मनुष्य जीवन मिला किस लिए? हम अपनी आत्मा के प्रति भी आत्माभिमुख हो। योग में उसकी व्यवस्था है, अजप है, मौन व्रत है, अंतर मौन साधना है। तो ध्यान, ध्यान भी आप करेंगे, ध्यान भी आपके शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा और आपको बाहरी दुनिया से अंदर ले जाएगा, क्योंकि सुख जो चीज़ है वस्तुओं से प्राप्त होने वाला वो बाहर है, और बिना किसी कारण के आनंद देने वाला वो सुख है वो आपके अंदर है। तो अपने मन को अपनी आत्मा की ओर, जैसे आत्मा को मान लें कि ये मन बेटा है तो आत्मा उसकी माँ है। ये बेटा जब बाहर जाता है तो आत्मा तड़पती है कि कब ये घर आए, कब ये वापस आए। वो रास्ते ही देखती रहती है, लेकिन ये बाहरी सुखों में इतना उलझ जाता है कि ये भीतर आने ही पसंद नहीं करता। तो योग वालों ने ध्यान रखा है कि भैया आप योग करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करते 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 मन अंतर्मुखी होने लगता है, क्योंकि प्राण ही, श्वास ही एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है।
तो श्वास के द्वारा जब प्राणायाम हम करते हैं तो प्राणायाम करते करते मन पहले एकाग्र होता है, शांत होता है और फिर अंतर्मुखी होने लगता है और वो स्थिति आ जाती है आपकी अपने आप ध्यान। तो ध्यान को करना नहीं पड़ता, फिर वो स्थिति बनती है आपकी ध्यान की और आपको फिर आनंद की प्राप्ति होती है। भोजन से आनंद नहीं मिलता है, आनंद तो आपको अंदर जाने से मिलता है। वही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। आनंद परमात्मा ही है, आनंद ही परमात्मा है। हम परमात्मा को प्राप्त करें तो हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि परमात्मा क्या चीज होती है, लेकिन आनंद जब आपको आता है तो समझ लीजिए कि अब परमात्मा के मैं बिल्कुल निकट हूँ। यही योग का आपका लक्ष्य है और यही आज के मेरे जीवन का आज के जो विषय था, मैं यहीं तक इसको, आगे आप जैसा आदेश करेंगे। ओम। ओ जी हो, बहुत सुंदर। और आनंद ही ईश्वर है। आनंद अगर आ रहा है तो ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। और यह बात सही है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है, ईश्वर को हमने सिर्फ आभास किया है। और अगर हमारा जीवन आनंदमय है तो ईश्वर हमारे साथ है। बहुत सुंदर आदरणीय दादा मोहन लाल सोनी जी, आपका अनुभव, अपना अनुभव आपने व्यक्त करते हैं जब तो आनंद आता है और शांत स्वभाव से पूरा योगाहार परिवार परिवार के साथ सुनता है आपको। और जो आप भोजन, आपने प्राणायाम, आसन, व्यायाम और जो है विश्राम और परिश्रम, ये सारी चीजों पर आपने आज मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत शायदबाद। अब हमारे कुछ भाई बहन सवाल करना चाहते हैं, जिसमें आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, जहां आपने इतनी बड़ी सेवा दी और अपना सागर जैसा हृदय जो है आपने प्रदर्शित किया, हम लोगों को उदाहरण दिया वहां पहुंच करके आपने। तो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी अपना अनुभव और अपना समस्या संवाद करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम। सादर ओम। प्रणाम, ओम। सभी को सादर प्रणाम। और दादा जी के बारे में कुछ भी बोलना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरज को दीपक दिखाना है। तो इतना सहृदय आदमी 84 साल की उम्र में मेरे घर आके और बच्चों को ठीक कर दिया। दोनों बच्चे इतने प्रसन्न हैं उनसे कि आज रोज बात करते हैं उनसे, रोज मार्गदर्शन भी लेते हैं। कभी भी मेरे से ही बात करते हैं तो बोले पापा 5 दिन में हमारा जीवन जो है बिल्कुल बदल गया। मतलब कहना चाहिए कि उसमें उन्होंने स्वास्थ्य तो ठीक हुआ ही है, विचार सकारात्मक हो गए हैं उनके, ये बड़ी बात हुई है। और क्योंकि विचार यदि सकारात्मक हो जाते हैं तो फिर आगे चल के बहुत जीवन यापन बहुत सरल तरीके से होने लगता है। दूसरी बात मैं उनको एक चीज दादाजी से बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा यदि पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा आज। बिल्कुल। ये पंचकर्म आयुर्वेद की दृष्टि से हैं और वही क्रिया हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में होती है। प्राकृतिक चिकित्सा पूरी पंचकर्म पर ही आधारित है। उसमें भी शोधन होता है, आंतें साफ होती है। जब आंते में सारा मल जो हमारा होता है, जितना भोजन का अंश बचता है और पूरा नहीं निकल जब पाता है तो वो अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो जब हम प्राकृतिक चिकित्सा में ये क्रिया करते हैं, मैंने पंचकर्म भी देखा है, आयुर्वेद भी मैंने पढ़ा है, वो उसमें भी वही होता है, लेकिन वो औषधियों के द्वारा करते हैं। और हम प्राकृतिक चिकित्सा में औषधि का कोई प्रयोग नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, पेट सिकाई, पेट लपेट, पेट पे मिट्टी पट्टी और एनिमा, इसके द्वारा पेट को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। उन दिनों में जब हम ये काम करते हैं चिकित्सा का, तो भोजन भोजन में हम उपवास भी करवाते हैं और फलाहार भी करवाते हैं, रसाहार भी करवाते हैं। ये हमारा औषधि बन जाता है। रसाहार के द्वारा आपकी पाचन क्रिया, यानी पेट के जो लीवर आते हैं, इनको बहुत विश्राम मिलता है। उनको पचाने के लिए आप ठोस भोजन देंगे तभी वो परेशान होते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान रहता है लक्ष्य कि रसाहार कराएं, फलाहार करवाएं। मैंने आपके घर फलाहार किया भी, आपको पता है। और कम से कम मेहनत करना पड़े हमारी आंतों को, लीवर को, हमारे पाचक रसों को,
जब वो विश्राम करेंगे तो उनमें क्षमता ताकत बढ़ेगी और फिर आपका ठोस भोजन भी, भारी भोजन भी, वो सब पचाने के योग्य बन जाएंगे। दूसरा हमारा चलता है स्वेदन का कार्यक्रम। स्नेहन, पहले मालिश शरीर की और फिर भाप दे करके जो विकार हमारी चर्म के नीचे आ चुके हैं, चमड़ी के नीचे आ चुके हैं, मांसपेशियों में आ चुके हैं, उनको हम स्वेदन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। एक तरह से ये कायाकल्प चिकित्सा है। जिस प्रकार से मैं भी स्वर्णकार हूँ, सोने को किस प्रकार से तपा करके और शुद्ध किया जाता है, तो ऐसे मनुष्य को शुद्ध करके कायाकल्प कराया जाता है। वो 100% 24 कैरेट का सोना बन जाता है। अब उसका जीवन, अब देखिए आपकी उसकी आयु इसीलिए बढ़ जाती है कि जो शरीर हमारा रिजनरेशन की ओर चला था वो रिजनरेशन में आ जाता है। सारी मांसपेशियां फिर से रिजनरेट होने लगती है, आपका शरीर दमदमाने लगता है, चमकने लगता है। तो ये क्रिया जो होती है वो आयुर्वेद के पंचकर्म से भी कहीं बढ़ के होती है, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, पंचकर्म को मैंने केवल पढ़ा है। वो औषधियों के द्वारा करते हैं काम। वमन भी कराते हैं तो औषधियों के द्वारा, विरेचन भी औषधियों के द्वारा, और लंघन में भी उनको औषधियाँ ज़्यादा चाहिए। हम औषधियों के विरोधी हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले। औषधि हम केवल सब्जियों को ही बना देते हैं, भोजन को ही औषधि बना देते हैं। उसको देना किस प्रकार से है, वो देने का तरीका ही उसको औषधि बना देता है। उसके बाद जब पुष्टिकरण का मौका आता है, आयुर्वेद में पुष्टिकरण औषधियाँ भी दी जाती है। पहले वो शरीर को साफ करते हैं, फिर पाचक अग्नि बढ़ाते हैं और फिर वो रस भस्म वगैरह का सेवन कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ केवल फल, हम फल के द्वारा वो काम करते हैं। शुद्ध रूप से प्रकृति के साथ में चलते हैं, हम प्रकृति से दूर नहीं होते हैं। आयुर्वेद में ये देखा है कि औषधि के बिना उनका काम नहीं चलता। फिर वो बिना औषधि के कोई काम नहीं कर सकते। आपको अगर उनको विरेचन भी देना है, पेट साफ करना है, तो उसमें वो औषधि का प्रयोग करते हैं। जबकि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में केवल नींबू पानी का एनिमा लगाया जाता है और सारी आंतें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पसीना निकाल करके आपकी नस नाड़ियाँ क्लियर हो जाती है और स्वेदन, वाष्पन, इनके द्वारा बिल्कुल जब शरीर हल्का हो जाता है, उपवास करके और आपकी पाचक अग्नि बढ़ा देते हैं। और फिर आपको साधारण भोजन, एकदम ऐसा नहीं कि हैवी भोजन, हम बिल्कुल साधारण भोजन फलों से, खिचड़ी से, इस प्रकार से दे करके पाचक अग्नि आपकी इतनी प्रबल हो जाती है कि आँव नाम की चीज तो कभी बन नहीं सकती। इसलिए दर्दों का कोई कारण ही नहीं। जो दर्द की वजह है, कारण है, वो तो सब हम पहले ही निकाल देते हैं। हरिओम। जी, बहुत सुंदर। दर्द के कारण जो है पहले निकाल देते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमारे भाई बहनों को स्वस्थ करने में आपने जो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का आज भाव देखिए। जो उनके बेटे और बहू कितने परेशान थे, कहाँ कहाँ घूमे और उनकी समस्या का समाधान आपने जो है वहां जा करके उनके निवास पर और कर दिया। तो ये उनकी दुआएं और उनके साथ साथ हम सब की दुआएं और पूरे परिवार की और समाज की दुआएं आपके साथ निश्चित हैं। और आत्मा में संतोष ही परमात्मा की प्राप्ति है जो हमें आभास हो रहा है। अब मैं दूसरा सवाल, जी प्रदीप राज कुछ कहना एक चाहते चीज और बीच में बोलना हैं? चाह रहा था मैं। कल क्या हुआ, कल मैंने बच्चे से बात की कि भाई नींद कैसे आ रही, कितनी आ रही तुमको, तुम्हारे, उसको मेन प्रॉब्लम नींद का ही था। तो बोलता पापा मेरी नींद आपकी तरह हो गई है। मैंने कहा भाई मतलब, बोले 9 बजे बजते हैं रात को और मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, 10 बजे तो मैं सो ही जा रहा हूँ और सुबह 6 बजे के पहले उठ ही नहीं रहा हूँ। तो मेरा भी यही हाल है कि मुझे नींद इतनी आती है कि इसके हद नहीं। मेरे को लगता है कि दादाजी से मुझे नींद की चिकित्सा करानी पड़ेगी कि मुझे नींद कम आए। मुझे दिन में तो नींद सोते नहीं हम लोग, किंतु एक रात और में तो बात, 9 बड़ी मुश्किल से बजते हैं हमको। हाँ, ये इसका और भी उत्तर बच्चे दे, का भी यही हाल हो गया, अभी बोल रहा था कल। इसका भी उत्तर देता हूँ मैं। यदि उसको समय बचाना है काम के लिए और नींद का समय कम करना है और लाभ पूरा लेना है, तो उसके लिए वो योग निद्रा करेगा। तो 1 घंटे 2 घंटे में इतना नींद उसको आ जाएगी
कि वो पूरी रात जागने का काम करके अपना काम निपटा सकेगा। योग निद्रा के लिए पूरी रात सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको 2-3 घंटे में आपका पूरा काम हो जाएगा। योग निद्रा कम से कम 3 बार तो कर रहे हैं सप्ताह में वो लोग। नहीं, रोज ही करना है। रोज करा देंगे। हाँ, आधा आधा घंटा योग निद्रा करो और करते ही करते लेट गए तो 3 घंटे बाद आप पूरी रात काम करो, जी थकान ठीक भी है। नहीं आएगी आप। ओम। देखिए, योग निद्रा एक अगर कम समय है, आपको ज्यादा समय नहीं है, और जिनको योग निद्रा लेकर के आप पूरी नींद का आनंद ले सकते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पुनः अपने काम में लग सकते हैं। आपने एक निद्रा के माध्यम से आप हम सबको मार्गदर्शन दिया। अब दूसरा सवाल आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी नर्मदापुरम से ही, वो अपना सवाल संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम। सदन ओम। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और दादाजी जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो तो बहुत ही लाभदायक है। मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि जब बच्चों के भोजन की बात होती है तो कहते हैं भैया तिरंगा भोजन होना चाहिए, 3 रंग। और मैं आप मैं बताऊं मैं बताऊं आपको, तिरंगा भोजन जी आप उनको पालक के रस की रोटी और मूली के रस की रोटी और टमाटर के रस की रोटी, तीनों को लोई को साथ मिला के बनवा दो, तिरंगा हो जाएगा, तिरंगी जी रोटी। जी वो बहुत बढ़िया। तिरंगी रोटी बनेगी। जी, दूसरा प्रश्न ये है सर कि आजकल जो नर्मदापुरम में भंडारे चल रहे हैं, क्या चल रहा? बहुत भंडारे। भंडारे, हाँ हाँ। और भंडारे में पहले हम जब भंडारे करते थे तो केवल पूरी और मीठा हलवा मिलता था, और अब जो भंडारे चल रहे हैं उनमें बहुत तरह की चीजें दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है, जैसे आप जो बनता है रायता, उसमें शक्कर डाल के बूंदी में और रायता बनाते हैं और शक्कर डाल देते हैं, और उसको सबसे ज्यादा पी रहे हैं लोग। देखिए, अब जमाने को हम सुधार नहीं सकते। आजकल भोजन बनाने वाले अज्ञानी लोग होते हैं, और जो भोजन बनवाते हैं वो चिंता ही नहीं करते हैं कि ये क्या बनाएगा। उससे पूछते हैं क्या क्या ला दूं, ला के उसके जुम्मे कर देंगे। भोजन बनाने वाले को ट्रेनिंग लिए हुए नहीं होते हैं, जिसको कुछ काम नहीं मिलता है वो भोजन बनाने चला जाता है। मजदूर ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि भोजन ये स्वास्थ्य के लिए बन रहा है या बीमार होने के लिए बन रहा है। अब उससे भी ज़्यादा जवाबदार आदमी वो है जो भोजन करने जाता है। उसको सोचना चाहिए कि मैं अपने शरीर के लिए भोजन करूं या यहाँ की सारी चीज़ें खाना है, कुटाना है, इसलिए करूं। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे स्वास्थ्य बचाना है। मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं चुन लेता हूँ कि मुझे केवल टमाटर मूली खा के आना है, और कुछ प्याज व्याज का हो, कुछ अंकुरित हो तो बस। एक आध चीज़ कोई के बीच में पसंद आ गई तो कर लिया, और किसी से कहना भी नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। आप उसका जी एडवर्टाइज भी नहीं करो। जी ये तो ओम, जी आप। ओम। और एक और जो भोजन जो शादी विवाह में जो हो रहा है, जितना अपव्यय हो रहा है, और सबसे घटिया हम ऐसा महसूस करते हैं वो घटिया है, तो ये सब कैसे सुधरे? देखिए, हम यहाँ बैठे हैं अपने आप को सुधारने के लिए, जमाने को सुधारने के लिए। हमारे पास न तो इतना वक्त है और न हमारे पास शक्ति कि हम सुधार पाएंगे। ये हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये वाक्य आपको याद रखना चाहिए, और यही वाक्य से आपका समस्या हल होगी। आपको देख करके, आप यदि मुझे देखते हैं तो मैं आपको कहने तो नहीं आया था, आप मुझे देख रहे हैं तो देख करके ही आपके मन में प्रेरणा जगेगी कि हम भी ऐसे ही करें। ये है तरीका। हम यदि किसी जी को ओम, सुधारने जाएंगे जी ओम, जी ओम, बिल्कुल सही सर।
जी, बहुत सुंदर संवाद। और जब संवाद होता है तो संवाद में मैं आमंत्रित करूंगा जी आदरणीय डॉक्टर आलन रावत जी के पहले मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि जब प्राकृतिक और संवाद हो रहा है तो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी आदरणीय दादाजी से संवाद करें, और फिर मैं डॉक्टर रोशनलाल जी को आमंत्रित करता हूँ। जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, अगर आप जी। जी प्रणाम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने दादाजी के सामने मुझे क्यों आमंत्रित किया है। खैर ठीक है, फिर भी जो अभी जो इनका प्रश्न था बच्चों के लिए, उससे थोड़ा सा बस 1-2 मिनट क्या बोलती हूँ कि बच्चों को भोजन बना के उसको इंटरेस्टिंग बना देना और उसको किस प्रकार से न्यूट्रिशन बना देना, कैसे उसमें सब पोषक तत्व डाल देना और किस प्रकार से उसको बनाना, मतलब आग पे, ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं जिसको जो हमारी बहनें हैं तो रसोई घर में इन सब बातों का ज्ञान रख के और बच्चों को वो सारा भोजन रंगीन, तिरंगा, पचरंगा या जिस भी प्रकार का वो चाहते हैं या अलग अलग शेप में, वो सब हम अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से और अपने थोड़ा बहुत उसका नॉलेज रखना जरूरी है कि न्यूट्रिशन के जो तत्व हैं वो किस उम्र में किस उम्र के बच्चों को क्या चीज ज्यादा आवश्यकता है, और उस प्रकार का बना के जब बनाते समय भी हम कौन से पोषक तत्व किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं या किस प्रकार से उनको हम बचा सकते हैं, इस सब बातों का ध्यान रख के, और ये जो समस्या है कि बच्चों को हम कैसे भोजन कराएं या कैसे खिलाएं, ये कौन सी चीज वो नहीं पसंद करते हैं तो उनको किस रूप में दे दे, ये रसोई घर में खड़े होके हम इन सब का दिमाग लगा के और नॉलेज दे सकते हैं और बच्चों को वो सारा पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं। बाकी तो दादाजी ने जितनी भी बातें बताई हैं और वो सब प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विहार, व्रत, उपवास, हमारा श्रम और मेहनत, श्रम विश्राम, यही सबों का जब हम प्रपोर्शन, जब सबका अनुपात रखेंगे और हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे कार्य की शैली के हिसाब से, किस प्रकार का कार्य करते हैं उसके हिसाब से, हमारा मानसिक या शारीरिक, इन सब बातों का ध्यान रख के जब हम आहार विहार रखेंगे तो नेचुरली स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के पीछे जितनी आज बातें हमारे दादाजी ने, आदरणीय दादाजी ने सब प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से बताई है, उन सबको फॉलो करना हमारा काम है। और फिर वही वाला एक वाक्य है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम किसी को सुधार नहीं सकते, अपना व्यवहार सुधार लें, और बच्चों को भी अगर हमें सुधारना है तो हम उनको शिक्षा देके नहीं सुधार सकते, हम अपना व्यवहार सुधारेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे उसी लाइन पे आएंगे। बस इतना ही मैं धन्यवाद बहन जी, आपने अपने दादाजी के जो मार्गदर्शन को सुना, उस पर अपना संवाद किया और उसमें जोड़ा। मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी तक चलता हूँ बालाघाट, और वो सादर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना संवाद करने का कष्ट। जी जी धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय दादाजी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, आनंद ही आनंद है, और आनंद ही आनंद है मतलब ईश्वर ही ईश्वर है। आपको देखने से बिल्कुल एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। दादाजी मुझे मेरा आवाज कम आ रही है आदरणीय डॉक्टर साहब, आवाज बढ़ाएं आप अपनी। आवाज कम आ रही है? हाँ जी एक मिनट, रिसीवर क्या हो रही है, तो ठीक है, ईयरफोन नहीं चल। अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, जी 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 दादाजी, मेरा 13 सितंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे रीढ़ की हड्डी में L1 में फ्रैक्चर हुआ था और कंधा डिसलोकेट हुआ था, यहाँ भी फ्रैक्चर था। तो ये जो दर्द है वो दर्द अभी भी है, मतलब बाकी मैं काम सब कर रहा हूँ, योगा प्राणायाम भी करता हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन से
योगा मतलब सामने वाले सब बंद कर दिए, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। तो क्या मैं अभी कुछ दिन ये सामने झुकने वाले पूरी चीजें बंद रखूं, और ये दर्द के लिए किस तरह से वो करूं मैं? जी ओम। हाँ, मैं बताता हूँ। जब कहीं चोट लगती है तो उस स्थान के मांसपेशियां फट जाती है, रक्त नलिकाएं फट जाती है, और ज़्यादा चोट लगती है लिगामेंट पे भी उसका असर पड़ता है। तो जब वो रिपेयरिंग काम चलता है, प्रकृति खुद उसको रिपेयर करती है, उसमें हमको सहयोग करना है, तो उसको एक बात तो रेस्ट देना पड़ेगा, उस अंग को रेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, उपचार की दृष्टि से मैं एक क्रिया आपको बताता हूँ। उस स्थान को आप ठंडा करें। ठंडा आप कैसे करेंगे? आप मिट्टी गलाएं, घर में कंकड़ उनके बीन लें, अच्छी मुलायम कर लें मिट्टी को, गला करके वो इतनी मुलायम हो जैसी मावा होता है, ज़्यादा वो गीली भी ना हो और हार्ड भी ना हो, ऐसी मुलायम मिट्टी करके, और जो स्थान चोट वाला स्थान है आपका, उस पर आपको 1 इंच मोटी परत उस स्थान के आकार के हिसाब से मिट्टी का आकार तय कर लें और उसके ऊपर रख दें। यदि वो ठंडी कम है तो फ्रिज में रख दें उसको 1-2 घंटे के लिए, और वो बिल्कुल ठंडक लिए हुआ मिट्टी उस स्थान पर आप रख दें। धीरे धीरे क्या होगा, उस स्थान की जितनी गर्मी है वो मिट्टी में आ जाएगी और मिट्टी की सारी ठंडक उस स्थान में चली जाएगी। आपको दर्द से राहत मिलेगी। ये दर्द को कम करने का उपाय बता रहा हूँ। और हीलिंग, रिपेयरिंग, उसका जो भीतर से होना है मांसपेशी का, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये काम आपको केवल 4-5-6 बार करना पड़ेगा और आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इससे आराम हुआ है। समय कितना देना पड़ेगा आदरणीय? उस मिट्टी को 1 घंटा, 1 घंटे में मिट्टी गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो फिर उपयोग की नहीं, उसको फेंक दें, उसको दोबारा काम में भी नहीं लेना है। फिर वापस दूसरी मिट्टी लेना है वैसी ठंडक लिए हुए। जब तक वो गर्म हो जाएगी तब तक समझ लीजिए हीलिंग हो रहा है। जब पूरी तरह से हीलिंग हो जाएगा तो फिर मिट्टी न गर्म होगी न ठंडी, जैसी वैसी रहेगी। वो मिट्टी जाते से ही काम शुरू कर देती है गर्मी को सोखने का। वो गंदा रक्त है वो भी बाहर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब को जो चोट लगी थी उसके बाद भी आप योग कराते रहे और रोज अपना खुल के करते हैं, तो विशेष सावधानी रखें आदरणीय डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है। और मैं चलता हूँ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के पास, वो आए और आदरणीय हमारे दादाजी से संवाद करने का कष्ट करें। जी हाँ, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर ने कहा कि, या फिर कोई महान भाव थे कह रहे थे कि आनंद ही आनंद आ गया। और आदरणीय दादाजी ने भी एक शब्द कहा कि मैं स्वर्णकार हूँ, लेकिन मैं तो ये समझता आप हमारे स्वर्णकार हैं। हमारी काया, हमारा स्वास्थ्य चमकता दमकता रहे, आप हमारी जौहरी हैं। तो ऐसे जौहरी को हम प्रणाम करते हैं। और जी, और वास्तव में आपका आना ही सभी दुखों का, रोगों का भग जाना जैसा ही होता है। जी हाँ, मैं तो इतना ही कहना चाहता। हाँ, ये कार्यक्रम के अंत में संभवतः आदरणीय श्री सुरजीत चक्रवर्ती जी भी कोई संदेश देना चाहते हैं। वो अलग है, कार्यक्रम से अलग वाला संदेश है, किसानों से संबंधित कार्यक्रम संदेश रहेगा, तो उनको भी मेरे ख्याल से वो भी संदेश देंगे। और आदरणीय दादाजी को हम लगातार यूं ही सुनते रहें। बहुत बहुत प्रणाम, नमन। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। अभी जैसे ही आदरणीय पवन जी का और शरद वर्मा जी का संबोधन होने के, मतलब संवाद होने के बाद, फिर मैं अंत में चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित हैं, आप अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी, आज का सोनी सर के जो भी चीजें रहती हैं, बड़ी मन को, मतलब ऐसा लगता है कि हम बीमारियों से मुक्त होने लगे। ऐसा मतलब आपको देख के ही ऐसा
प्रतीत होता है कि अब हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा और एक ऐसी आशा जगने लगती है कि अब हम इन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने जो वर्मा जी के चेहरे पे, जो तीखड़ वाले वर्मा जी हैं, इतनी खुशी कभी नहीं देखी उनके चेहरे पे। वो हमेशा जहां भी जाते हैं, चाहे शादियों में जाए, इस योगाहार की चर्चा वो अवश्य करते हैं कि हमें इस योगाहार ने क्या दिया। वो कहते हैं मेरे जीवन में इस योगाहार की वो भूमिका है जैसे एक गीता और महा जो हमारी रामायण है, वैसी इस योगाहार की हमारे जीवन में जरूरत है। तो बहुत सर आपके हमेशा ऐसे ही आप हमारे सदन में ऊर्जा देते रहें और हम लोग हमेशा स्वस्थ बने रहें और आप स्वस्थ रहें, बस इसी कामना के साथ जियो। तो साधुवाद आदरणीय शरद भैया, आपने जो यथार्थ कहा है कि कई चेहरों की चमक बदल दी है आदरणीय दादाजी ने। तो आप तो वाकई में व्यवहार के स्वर्णकार हैं और हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम सबके चेहरे की चमक आप कारण हैं कि बदल रही है। और मैं शायद हीरालाल जी दो शब्द आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, फिर आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय हीरालाल जी। जय श्रीमान। ओम। पूरे सदन को नमन। आज के आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय के लिए कुछ तोबंदी का प्रयास कर रहा हूँ चलते चलते। आप हमारी योग कक्षा के जौहरी और हम हैं आपके हीरा, और आप योगाहार में पधार कर हर रहे हमारी पीड़ा। इसके बाद आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है अत्यंत मनोहर, और आप योगाहार के बन गए हैं बहुत बड़ी धरोहर। धरोहर, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये शब्द जो है ओम आदरणीय शिव हीरालाल जी प्रणाम। बहुत सुंदर। है, पूरे योगहार परिवार की ओर से आपको जो शब्द आदरणीय हीरालाल जी ने संजो करके दिए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और आज के हमारे योग क्लास एवं द्वितीय सत्र में आदरणीय दादाजी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर अपना वक्तव्य प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। नहीं, कितनी बार आप आकर के यहाँ पर मार्गदर्शन कर चुके हैं, सामूहिक रूप से भी व्यक्तिगत रूप से। तो आज का दिन तो आपको अभिनंदन करने का है, आपके द्वारा समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन को याद करने का है, उसका अनुसरण करने का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे आज के कुछ प्रश्नों का तो जवाब मिल गया था, जैसे शादी भोज में जो आजकल होड़ मची हुई है तरह तरह के व्यंजन को परोसने की, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसको सुधारें किसको नहीं सुधारें। अगर वो सुधरना नहीं चाहेंगे तो आप कितना भी प्रयास कर लें वो नहीं सुधार कर सकते हैं, और फिर वो रोग से ही ग्रसित रहेंगे। तो जिसकी जैसी गति, जिसको जैसा, जब इसका समय आएगा तभी उस चीज का निदान हो पाएगा। तो इसमें हम उससे नहीं करते हुए स्वयं से अपनी शुरुआत करें। जितना हम स्वयं कर सकते हैं उसको हम करते हुए इस चीज में आगे बढ़ें। तो ये अभिनंदन के साथ, और ये जो आनंद वाली आपने बात कही है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो आनंद है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम उसको याद कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे अपने जो कार्यों के कर्मों के माध्यम से बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपका अभिनंदन करते हुए, मैं तो बीच में ऐसे मजाक में भी ये सोच रहा था कि क्योंकि जीभ एक ऐसी चीज है जिसकी लत लगी रहती है खाने की, तो अब खाना भी पट्टी बांध के अगर माना जाए तो दिमाग में वो सेंसेशन नहीं जाएगा। तो तो क्या ऐसा भी संभव हो पाएगा? लेकिन ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि जीभ तो सबको टेस्ट करती है और केवल हमारे दिमाग के साथ, और जीभ की जो ग्रंथियां हैं वो भी सिग्नल तो हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को देंगे। तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं है। तो लेकिन ये मजाक वाली बात थी, और मैं आशा करता हूँ कि पहले के जमाने पर जो हम पंगत लगा करके खाते थे और उसमें गिनी चुनी 2 या 3 चीजें या मुश्किल से 4 चीजें रहती थी, उसको खाने में स्वाद और उसको करने का आनंद आज भी है। जमीन में बैठते थे, पंगत लगाते थे, पत्तल में बैठ के खाते थे, तो वो बहुत बढ़िया आज के किसी भी 2000-5000 रुपए की थाली से बेहतर वो व्यवस्था थी।
ऐसा मैंने अनुभव किया है। आपका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी ने जो अपनी बात रखी है। और मैं हमारा एक व्यक्तिगत रूप से मानना समझे, जैसा आदरणीय दादाजी ने कहा है और आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है और सदन कहता है और परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। निश्चित तौर पे हमें अपने में बदलाव लाना है। हमें जो भोजन पंगतों में, भंडारों में भोजन के साथ, मीठा के साथ रायता और छाछ दिया जाता है, वो हमें नहीं करना है। ये तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, परंतु ये नहीं है कि हमें किसी से कहना नहीं है। हम तो एक प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक लोगों को कहें। और जो हमारा चाहे नर्मदापुरम या टीकमगढ़ या कहीं भी किसी भी जिले की बात ले लें या स्थान की बात ले लें, अगर लोग हमारे जागरूक लोग अभी हमारे जो व्यवहार कार्यक्रम में जो 25-30 लोग जुड़े हुए हैं, अगर यही अपनी सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दें कि जो भोजन में शाम को रात में जो भोजन दिया जाता है उसके साथ जो छाछ दिया जाता है, मठा दिया जाता है, वो आहार विरुद्ध है। कृपया करके जो भी आप भोजन कराते हैं उनसे निवेदन है कि रात में छाछ भोजन के साथ ना दिया जाए तो अच्छा होगा। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो कल हमने युगहार में कहा था कि जो मूंग जो है, मूंग में जो जहर डाला जा रहा है वो हमारे समाज के लिए हितकारी नहीं है। हमारे किसान जो काम कर रहे हैं लालच के दौर पर, ये ठीक नहीं है। सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो ये बदलाव आ जाएगा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और इस विश्वास के साथ अभी रमेशचंद्र मेहरा जी ने दोबारा हैंड रेज किया है। जी मेहरा जी। तो मेरा दूसरा प्रश्न यही भंडारे के ही संबंध में है कि जो भंडारे में इस समय कैरी के साथ लौंजी बना के दी जा रही है, इसमें आपका क्या विचार है? कैरी जो कच्चा आम है उसको सब्जी बना के गुड़ डाल दिया जाता है, उसे हमारे यहाँ लौंजी कहते हैं, और वो उन्हीं के साथ परोसी जा रही भंडारे में। इसका उत्तर मुझसे चाहते हैं क्या? हाँ दादाजी, आपसे चाहते। अच्छा। देखो, लौंजी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरा क्या भोजन है, उसका तालमेल किससे है। लौंजी खाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज है, वो प्राकृतिक चीज है। लौंजी और पूरी, अब देखिए, पूड़ी जो है अपने आप में एक थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि तला गला जो भोजन है वो पचता नहीं है। आप देखें कि आपके हाथ में तेल से सने हुए हैं और आप पानी से धोइए, क्या पानी आपकी चमड़ी तक जाएगा? नहीं जाएगा, पानी ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। इस प्रकार से जब तेल का कोई भी भोजन पेट में जाता है और उस पर जो पाचक रसों की बौछार होती है, तो वो उस पर असर ही नहीं करता और वो भोजन पेट में पड़ा रहता है। तेल एक तरह का कवर बन जाता है भोजन के ऊपर, और वो कवर ऐसा बन जाता है कि किसी केमिकल को रिएक्शन ही नहीं करने देता उसको पचाने के लिए। अब वो भोजन दुष्पाच्य हो जाता है और उसको पचने में कम से कम दुगना तिगना समय लगता है। शरीर को, प्रत्येक अंग को, लीवर को, स्टमक को बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो आप अपने शरीर को थकाना क्यों चाहते हैं? मैं तो यूँ को शुद्ध भोजन यदि देखा जाए तो हमारा सबसे प्राचीन भोजन जो बहुत जल्दी बन जाता है वो कंडों में सिकी हुई बाटियां। वो आप खाएं तो कभी गरिष्ठ नहीं लगेगी आपको, क्योंकि वो भाप में पकता है। वो ऊपर से सिकाई हुई मंद होती है और भीतर जो पानी होता है उसके बनती भाप, और वो तमाम उसके एक एक कण को ऐसा बढ़िया कर देती है कि वो पचने में देरी नहीं करता है। दिखता है वो के बाटी बड़ा गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ है ही नहीं। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, घी एक सीमित मात्रा में डालना। तो और घी, यदि घी अच्छा है, देसी है, तो वो घी आपको कभी नुकसान नहीं करता। तेल भी यदि प्राचीनतम तेल था हमारा घानियों का, और वो तेल कच्चा खाने का होता है। तला हुआ घी का भी बुरा और तेल का भी बुरा। कच्चा, पहले तेल कच्चा खाया जाता था बहुत प्राचीन समय में,
तेल को इस प्रकार से उबाला, और उबालने पर क्या होता है, उसके भीतर जो तत्व होते हैं वो जल के कोयला बन जाते हैं। आप देखते हैं कि वो तेल काला पड़ जाता है। ये कार्बन है, शुद्ध रूप से कार्बन है ये, तो ये तो जहर हो गया आपके लिए। जी जी किसी दादाजी, को अगला इस भोजन पे, एक दिन भोजन पे अलग हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। और अब जो है समय चूंकि हो गया है, मैं आदरणीय जी, बहन जी कुछ अर्जेंट में बोले, चक्रवर्ती जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी कुसुम जी। जी बस बोलिए जी। आवाज का माइक खुला है जी। जी बस मैं एक ही इतनी सी बात बता रही थी कि जो लौंजी की बात हो रही है ना, तो वो लौंजी में जो भाई साहब ने बोला कि वो गुड़ डाल देते हैं, तो लौंजी में गुड़ तो आवश्यक है, क्योंकि जो खटाई के साथ में कैल्शियम और गुड़ में आयरन जो मिलके कॉम्बिनेशन बनता है वो पचने में बहुत आसान होता है। और भंडारे में भी जो लौंजी बनती है, तो चूंकि घी की पूरियां बनती है और केवल एक सब्जी और उसके साथ लौंजी, तो ये कॉम्बिनेशन सही होता है। ये मेरा जितना भाई मुझे जितना ज्ञान है, बाकी मैं दादाजी के सामने आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, इतना आवश्यक है। जी धन्यवाद। हाँ बहन जी, और इस पे संवाद हो जाएगा। आज समय हो गया है, आगे एक दिन ऐसी प्रकार संवाद होगा दादाजी, अगले उस पे भोजन पे बिल्कुल पूरा संवाद होगा, और इसमें कौन क्या अवैध और इस पर हो जाएगा। मैं चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना कोई संदेश है वो 2 मिनट 1 मिनट में प्रदान करने का कष्ट करें, फिर समाप्त करें। ओम। सदन में उपस्थित सदस्यों को प्रणाम और दादाजी को विशेष शुभकामनाएं एवं धन्यवाद ज्ञानवर्धन करने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज 1 जून से 5 जून तक 7:30 बजे से 9:30 बजे तक नित्य दिन मैं एक जो वेबिनार का आयोजन कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने दिनेश जी को, पवन कुमार जी को मैंने डिटेल दिया हुआ है। ये संवाद के बाद वो ग्रुप में डाल देंगे। उसमें आज 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो वेबिनार का जो विषय है वो वैदिक कृषि पंचांग के ऊपर है। उसका वीडियो काफी लोगों ने देखा है और उसको और विस्तार में समझना चाहते हैं, और चर्चा के द्वारा हम इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, और मैं इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद आदरणीय चक्रवर्ती जी, आपने अपना संदेश योगार कार्यक्रम में दिया। जो भाई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका स्वागत है। और मैं अब आदरणीय दिनेश जी सेम्बल जी को ही आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापन करने का कष्ट करें।